नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने समुद्रगुप्त के बारे में आरंभिक जानकारी प्राप्त की, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बहुत कुछ डिटेल किया और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में और समुद्रगुप्त के द्वारा जो विजय प्राप्त की गई उनका जो प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं समुद्रगुप्त की विजयों की बातचीत। देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया कि समुद्र तक विजय प्राप्त करने वाला गुप्त काल का यदि कोई शासक होगा तो वो कौन होगा? वो समुद्रगुप्त होगा। और समुद्रगुप्त का अगर हम विजय क्रम देखेंगे तो इस विजय क्रम में वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर ही विजय प्राप्त नहीं करता है, पश्चिमोत्तर भारत में भी उसकी विजयों का क्रम हमें देखने को मिलता है। और यदि एक डायग्राम के माध्यम से हम कोशिश करें तो इन्होंने ये इस तरह से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, इन सारे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। गुजरात भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये सारे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पर वाकाटक शक्ति थी। इन वाकाटक वाले क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को ज़्यादा प्रयास नहीं किया है। और आपको बता दें, बाद में वाकाटकों के साथ इनके वैवाहिक संबंध भी देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री का विवाह किया था वाकाटकों से, ब्राह्मणवंशी वाकाटकों से। तो कुछ भी कारण रहा हो, यहाँ पर आपको बता दें कि इस आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के, बिहार के क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्रों में इनकी विजय क्रम हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा पश्चिमोत्तर में अगर हम बात करेंगे तो इस क्षेत्र में इनका विदेशी शक्तियों, कुषाण आदि शकों, इन पर नियंत्रण, और दक्षिण में अगर हम कहें तो श्रीलंका पर भी इन्होंने अपने आप को काबिज करने की कोशिश की है, विजय प्राप्त की है। तो ये समुद्रगुप्त की विजयों का क्रम एक बार हम देख लेते हैं प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। प्रयाग प्रशस्ति में सबसे पहले ये उल्लेखित है कि 13वीं 14वीं पंक्ति की बात करें, मैं इसको पंक्तिबद्ध करते हुए जाने की कोशिश करूंगा। 13वीं 14वीं पंक्ति जो है प्रयाग प्रशस्ति की, इसमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त पर विजय प्राप्त की। आर्यावर्त के 4 राजाओं को इन्होंने हराया क्योंकि 3 राजाओं का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है, चौथे राजा के नाम का केवल पहला अक्षर मिलता है और उस पहले अक्षर पर लगभग सभी इतिहासकार सहमत हैं। तो वो मान लिया जाता है कि एक और शासक जो चौथा था गणपति नाग, उसका नाम भी मान लिया जाता है। तो ये आर्यावर्त पर पहली विजय जो है वो 13वीं 14वीं पंक्ति में हमें देखने को मिलती है। आर्यावर्त का मतलब उत्तरी भारत की विजय है ये। और इस उत्तरी भारत की विजय में कौन कौन से नाम हमें मिलते हैं? तो अच्युत, नागसेन, कोतकुलज और गणपति नाग। ठीक है, 4 नाम आपको शुरू में मिलते हैं। प्रारंभिक आर्यावर्त की विजय कौन कौन से शासकों को हराया गया? अच्युत, नागसेन, कोतकुलज और गणपति नाग। आपको बता दें, यहाँ पर ये गणपति नाग का केवल गय मिलता है, परंतु आर्यावर्त की जब दूसरी विजय जिसमें 9 राजाओं को हराया, वहाँ गणपति नाग का पूरा उल्लेख मिलता है। तो इस वजह से स्वीकार कर लिया गया है कि गणपति नाग ही वो चौथा शासक है जिसको समुद्रगुप्त ने अपने पहले विजय अभियान में पराजित किया था। ठीक है, तो इन 4 के नाम मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने नागवंशी बहुत सारे शासकों को पराजित किया और यही मूल कारण माना जाता है। 2 कारण हैं। एक तो ये कारण कि इन्होंने नागवंशी शासकों को मूलतः हराया, तो इस वजह से नाग का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो गरुड़ होता है। ठीक है, तो इस वजह से इनका राजकीय चिन्ह गरुड़ बना। या दूसरा कारण कि ये वैष्णव मत को मानने वाले हैं सभी, और वैष्णव मत को मानने वाले आरंभिक गुप्त काल के शासकों की वजह से भी विष्णु के वाहन गरुड़ को राजकीय चिन्ह बनाया गया। तो गुप्त काल का राजकीय चिन्ह कौन सा था? गरुड़ था। वो भी यहाँ से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर भारत की पहली विजय हमें प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति में प्राप्त हो जाती है। इसके बाद दक्षिण भारत का अभियान किया गया और दक्षिण भारत में 12 राजाओं पर
12 राजाओं पर विजय प्राप्त की गई दक्षिण में, और ये उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में मिलता है। ठीक है, कौन सी पंक्ति में मिलता है? प्रश्न पूछा जाएगा सीधा। आर्यावर्त में कितनों पर विजय प्राप्त की, इस पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इस पर केवल ये पूछता है कि द्वितीय अभियान में कितने राजाओं को हराया, तो 9 को हराया, क्योंकि पहले अभियान के राजाओं के बारे में बताया आपको कि 3 कन्फर्म है, चौथे के बारे में अब मान लिया गया है, तो भी एक संशय बनता है, तो यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछता है। प्रश्न पूछेगा दक्षिण के राजाओं को जो हराया उनकी कुल संख्या क्या थी। ठीक है, और इस अभियान का एक क्रम जो निर्धारित हो रहा है वो भी आपको ध्यान रखना है। पहली आर्यावर्त की विजय, फिर दक्षिण की, फिर आर्यावर्त की विजय, फिर आठविक राज्य, इस तरह से जो क्रम हमारा बनेगा उसको भी आपको ध्यान रखना है। अब दक्षिण के 12 राजाओं का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आजकल लेवल एग्ज़ाम का बहुत बढ़ गया है, तो आपको इन राजाओं के नाम और उनके क्षेत्र दोनों कनेक्ट करने आने चाहिए, क्योंकि सुमेलित करवाता है आमतौर पर, और सुमेलित करवाएगा तो आपको किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। तो शुरू करते हैं इन दक्षिण के राजाओं के बारे में। देखिए कौन कौन से राजा। कौशल के महेंद्र, महाकांतार के व्याघ्रराज, कोराल के मंटराज, पिष्टपुर के महेंद्रगिरी, उसके बाद कोट्टूर के स्वामी दत्त, एंडरपल के दमन। ठीक है, तो पहले 6 याद करें हम लोग। कौशल के महेंद्र, महाकांतार के व्याघ्रराज, ये ग्रुप आपको याद रखना पड़ेगा, सुमेलित में ये आपसे पूछा जाता है, और ये मैं आपको क्रमशः और लिखवा रहा हूँ। क्रमशः का मतलब एक एग्ज़ाम में इसका क्रम भी निर्धारित करवा लिया गया, तो थोड़ा टफ एग्ज़ाम होता है नेट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, तो वहाँ इसका क्रम भी आ जाता है, तो आपको इस क्रम से ही याद करने की कोशिश करनी है। कौशल के महेंद्र, महाकांतार के व्याघ्रराज, कोराल के मंटराज, पिष्टपुर के महेंद्रगिरी, कोट्टूर के स्वामी दत्त, ये तो थोड़ा सा आपको लग जाएगा आंध्र क्षेत्र का है। एंडरपल, ये भी आपको लग जाएगा कि ये भी आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र का है कहीं। एंडरपल का दमन। ठीक है, तो ये 6। इसके बाद 6 और की बातचीत कर लेते हैं। कांची का विष्णुगोप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है इसलिए है क्योंकि ये पल्लव शासक है। आरंभिक पल्लव शासक जो है विष्णुगोप, वो पराजित हुआ है, और कांची राजधानी थी, और आपको पता है पल्लवों की राजधानी कांची थी, तो ये वाला प्रश्न हमसे मोस्टली बनता है, सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है, कांची का विष्णुगोप। फिर अवमुक्त का नीलराज। ठीक है, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज। एक एग्जाम में अवमुक्त का नीलराज भी आपसे पूछा गया है, बाकी मैंने आपको मोस्टली बता दिया कि सुमेलित कराया जाता है, और अगर इंडिविजुअल पूछा गया है तो वो कांची का विष्णुगोप ही हमसे पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं वेंगी। वेंगी के हस्तिवर्मा, पालक के उग्रसेन। वेंगी के हस्तिवर्मा, पालक के उग्रसेन, और इसके अलावा देवराष्ट्र के कुबेर। कुबेर को आपको याद रखना है, देवराष्ट्र के कुबेर। कुबेर क्या है? देवता हैं, तो कुबेर देवता, तो कुबेर, देवराष्ट्र के कुबेर। और कुस्थलपुर के धनंजय। ये 12 राज्य। ठीक है, तो इन 12 राज्यों के बारे में उल्लेख हमें प्राप्त होता है कौन सी? 19वीं और 20वीं पंक्ति से,
और दक्षिण विजय का ये क्रम हमें यहाँ देखने को मिलता है। आपको बता दें अगली वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि इनके खिलाफ कौन सी नीति अपनाई गई। तो वो जो नीति है वो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति है, अर्थात इनको जीतेंगे जरूर परंतु लौटा देंगे, और लौटा इसलिए देंगे क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को हस्तगत रखना, कंटिन्यू कंट्रोल करना अब बहुत आसान नहीं था। कि मौर्य काल में चाणक्य की नीतियों की वजह से संभव था, केंद्रीकृत शासन की वजह से संभव था कि आप बहुत बड़े साम्राज्य को काबिज रख सकें, लगातार नियंत्रण में रख सकें, पर अब वो समय था जहां इतना संभव नहीं था। इस वजह से केवल इनको करदाता बनाते हुए इनके राज्य लौटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये दक्षिण के राज्यों का मैंने आपको बता दिया, ऐसे सुमेलित कराएगा। पृष्ठपुर, कोटूर, एंडरपल 4 नाम देगा, 4 नाम राजाओं के देगा और वो आपको सुमेलित करने को कहेगा। तो थोड़ा सा आप इसको अटैच कर लें किसी तरह से। ठीक है, अब चलते हैं फिर आर्यावर्त की दूसरी विजय की तरफ। और दूसरी विजय में मैंने आपको बताया कि 9 राजाओं को पराजित किया गया। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आर्यावर्त की दूसरी विजय, और इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा? अगली पंक्ति में, मतलब 21वीं पंक्ति में। ठीक है, ये क्रम भी आपको डिसाइड कर लेना है। 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 राजाओं का उल्लेख मिलेगा। सेकंड विजय है ये। कितने राजा हैं? 9 राजाओं का उल्लेख मिलेगा, और 9 राजाओं में से 3 वहाँ से कॉमन आ जाएंगे। कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं? तो पहला अच्युत, दूसरा नागसेन, तीसरे गणपति नाग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कोत कुलज जो है उसका यहाँ रिपीटिशन नहीं है। कोत कुलज का रिपीटिशन नहीं है, अर्थात प्रश्न बनेगा कि आर्यावर्त का वह कौन सा राजा था जो पहले तो पराजित हुआ परंतु बाद में पराजित नहीं हुआ, तो उसका आंसर क्या होगा? हमारा कोत कुलज होगा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कौन कौन से शासक हैं जिनको इन्होंने पराजित किया। इसके अलावा चौथे नंबर पर, क्योंकि नागों का ही जिक्र चल रहा है, तो नागदत्त, नंदी, मतिल, बलवर्मा, चंद्रवर्मा, नंदी, मतिल, बलवर्मा, चंद्रवर्मा। ठीक है, और इसके अलावा रुद्रदेव, अंतिम शासक रुद्रदेव। इस तरह से ये 9 उत्तर भारत के शासकों को दूसरे आर्यावर्त अभियान में हराया गया। तो ये आपको सारे नाम याद होने चाहिए। 3 तो नाग से ही हैं, नागसेन, गणपति नाग, नागदत्त, अच्युत पहले भी आपको जिक्र हो चुका है, नंदी, मतिल, बलवर्मा, चंद्रवर्मा और रुद्रदेव। इस तरह से 9 राजाओं को यहाँ पर पराजित कर दिया गया। तो मूलतः तो यहीं से पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ आटविक राज्य और जो हम कहें कि कुछ ऐसे सीमावर्ती राज्य, सीमांत राज्य, उनका भी जिक्र किया जाता है। वहाँ से भी प्रश्न हमसे कई बार पूछ लेते हैं, तो उनको भी यहाँ पर हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो देख लीजिए 13वीं और 14वीं पंक्ति में उत्तरी भारत का आर्यावर्त का प्रथम अभियान, 19वीं 20वीं पंक्ति में दक्षिण भारत के 12 राज्य, और फिर उसके बाद आर्यावर्त का दूसरा अभियान जो 21वीं पंक्ति में उल्लेखित है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इसी 21वीं पंक्ति में ही देखिए 3 स्टेप हो चुके हैं, मैं इसको चौथा स्टेप लिख देता हूं। इसी 21वीं पंक्ति में कुछ आटविक राज्यों पर विजय का उल्लेख है। आटविक राज्य कहाँ पर थे आपको बता दें, इनका क्षेत्र पूछ लिया जाता है कई बार। आटविक राज्यों पर विजय का उल्लेख 21वीं पंक्ति में, और क्रम कौन सा? चौथा। उत्तर भारत की विजय, फिर दक्षिण भारत की विजय, फिर उत्तर भारत की विजय, और अब आटविक राज्य जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से लेकर जबलपुर मध्य प्रदेश तक थे। ठीक है, इन आटविक राज्यों पर विजय का उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 5वें स्टेप पर चलते हैं, जहां 22वीं
पंक्ति में, जहाँ पर हम देखते हैं 22वीं पंक्ति के अंदर कुछ राजतंत्र और कुछ लोकतंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र कहना तो ठीक नहीं रहेगा, गणराज्य या गणतंत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त की है, उनके नाम हमें मिलते हैं, वो हमें जरूर ध्यान रखने हैं। ये कौन से राज्य हैं तो आपको बताएं, ये इनके सीमांत राज्य हैं। कौन से राज्य हैं ये? सीमांत राज्य हैं, जहां इनकी सीमाओं का अंत होता है, वहां पर भी इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया है। और कौन कौन से, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, राजतंत्र में कामरूप, कामरूप क्या है आपको पता है, ये असम का प्राचीन नाम है। कर्तरीपुर, डवाक, ठीक है, कामरूप, कर्तरीपुर, डवाक। चौथा नेपाल। ये वो क्षेत्र हैं जो राजतंत्रात्मक थे। कौन कौन से? कामरूप, कर्तरीपुर। कर्तरीपुर कौन सा क्षेत्र था? कुमायूं गढ़वाल का क्षेत्र, कुमायूं गढ़वाल का क्षेत्र। डवाक का जो क्षेत्र है, कहीं कहीं ये मिलता है उड़ीसा का क्षेत्र है, कहीं ये मिलता है असम में एक क्षेत्र है, तो उस असम उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र को ही यहाँ पर डवाक कहा गया। नेपाल के बारे में हम लोग जानते ही हैं। और उसके अलावा समतट, ये भी कहीं बंगाल असम के आसपास का क्षेत्र रहा, तो ये समतट भी आपको ध्यान रखना है। तो कामरूप, कर्तरीपुर, डवाक, नेपाल और समतट, ये वो राजतंत्र हैं जो सीमांत प्रदेश थे। सीमांत मतलब जहाँ इनकी सीमाएं अंत हो जाती हैं, उन क्षेत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त की है। ठीक, इसके अलावा गणतंत्र देख लेते हैं। कुछ गणतंत्रों के नाम अपने बहुत ज़्यादा रेगुलर अपन पढ़ते रहते हैं। देखिए कौन कौन से हैं ये। अर्जुनायन, प्रार्जुन, आभीर, मालव, काक, खरपरिक, सनकानिक, नो है ये। अर्जुनायन, प्रार्जुन, आभीर, मालव, काक, खरपरिक, सनकानिक और इसके अलावा योद्धे और मद्रक। योद्धे और मद्रक, ये 9 क्षेत्र हैं जो गणतंत्र थे। इस समय पूछ लिया जाता है कौन से गणतंत्र का उल्लेख नहीं है प्रयाग प्रशस्ति में, तो हमको एक बार तो इस रिवीजन को लेकर चलना ही चलना। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर आपको 22वीं पंक्ति में उल्लेखित मिल जाएंगे। 23वीं और 24वीं जो पंक्ति है, वहाँ पर आपको विदेशी राज्यों का उल्लेख मिलेगा, जो आपका छठा स्टेप हो जाएगा, विदेशी राज्य। और विदेशी राज्यों का उल्लेख कौन सी पंक्ति में मिलने वाला है? 23 और 24वीं पंक्ति में। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो हैं कुषाण, और कुषाणों को क्या बोलते हैं? देवशाही, नुशाही वंश। ठीक है, इसका मतलब कौन है ये कुषाण है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर शक हैं, तीसरे मुरुंड हैं, और चौथे सिंगल। सिंगल का मतलब क्या हो गया? ये श्रीलंका है, हम लोग समझ रहे हैं ये श्रीलंका का क्षेत्र है। ठीक है, देव, शाहीनुशाही मतलब कुषाण, शक, मुरुंड और सिंगल, ये विदेशी राज्यों का उल्लेख 23वीं और 24वीं पंक्ति में मिलता है। और इस सिंगल राज्य के अंदर इस समय थे मेघवर्मन। इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है। मेघवर्मन ने अपना दूत भेजा, अपने 2 दूत भेजे, एक्जैक्टली एक दूत भेजा, एक भाई को भेजा, और ये क्या चाहते थे? बौद्ध गया के उत्तर में, बौद्ध गया जो क्षेत्र है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, इस बौद्ध गया के उत्तरी क्षेत्र में एक विहार बनाने की अनुमति प्राप्त की। किसने? मेघवर्मन ने। ठीक है, ये भी पूछा जाता है किस गुप्त काल के शासक से मेघवर्मन ने, श्रीलंका के शासक ने, एक विहार बनाने की अनुमति प्राप्त की? तो
किसने प्राप्त की? मेघवर्मन ने। किससे प्राप्त की? समुद्रगुप्त से प्राप्त की। तो आपको बताएं इन विदेशी राज्यों का उल्लेख भी हमें प्राप्त हो जाता है। देव शाहीनुशाही या देवपुत्र शाहीनुशाही, इस तरह से इनका कुषाण, शक और मुरुंड और सिंघल, इन चारों का उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहली विजय कौन सी हुई? आर्यावर्त की 3 या 4 राज्यों की विजय। फिर 12 दक्षिण भारत के 12 राज्यों को 19वीं 20वीं पंक्ति में जिसका उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद आर्यावर्त की द्वितीय विजय, जहाँ पर 21वीं पंक्ति में आपको उल्लेख मिलेगा। 9 राजाओं को हराया था आर्यावर्त के। उसके बाद चौथे स्टेप पे 21वीं पंक्ति में ही आठविक राज्य जो गाजीपुर और जबलपुर के बीच में थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उनको पराजित किया गया। 22वीं पंक्ति में सीमांत या प्रत्यंत जो राज्य थे उनके बारे में उल्लेख मिलता है, जो 5 राजतंत्र और 9 गणतंत्र थे उनको पराजित किया। और विदेशी राज्यों को 23 और 24वीं पंक्ति में जो उल्लेखित हैं, यहाँ पर कुषाण, शक, मुरुंड और सिंघल, इन सबको पराजित करने का श्रेय समुद्रगुप्त को दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि 100 युद्धों का विजेता क्यों कहा जाता है। इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करना, उसको अच्छे रेगुलेशन में लेके जाना। और आपको बताएं सही अर्थों में अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त का काल स्वर्ण काल की पराकाष्ठा है, क्योंकि इन सब से इतना धन प्राप्त होने वाला है कि सोने के सिक्कों की बाढ़ आ गई। 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाएंगे समुद्रगुप्त, और एक बहुत बड़ी संख्या होती है कि इतने प्रकार के सोने के सिक्के जो भारतीय इतिहास में इससे पहले कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो यहाँ गुप्त काल में स्टार्ट होंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो समुद्रगुप्त की ये युद्ध नीति थी, ये विजयों का बहुत बड़ा क्रम था। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो ये सारे कन्फर्म हो जाएंगे, और याद आपको करना ही है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो हो जाएगा याद। ये बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में, और उसकी इन राज्यों के साथ जो नीतियाँ रही हैं उन नीतियों को डिस्कस कर लेंगे। एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो भी, और फिर समुद्रगुप्त के बारे में हमारी बातचीत कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ड ST यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।